हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस हर बार इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 28 अक्टूबर है। हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़, एडिटोरियल सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैं चाहूंगी कि आप लोग बहुत ध्यान से उसको सुने और नोट ज़रूर करें अपनी कॉपी में। ठीक है, कल वाला डिस्कशन सभी लोगों ने देख लिया है। हो अगर नहीं देखा होगा तो डिस्कशन में जा करके और प्रीवियस डिस्कशन को ज़रूर देखें। दूसरा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आईएएस हर बार आंसर रिव्यू के नाम से टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वहीं पर आपको लिंक वगैरह भी डेली दिया जाता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल बहुत ही अच्छा सा आर्टिकल है। ये रेडिकलाइजेशन के ऊपर है। इंडिया नीड्स अ पॉलिसी सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ रेडिकलाइजेशन। ठीक है, रेडिकल का क्या मतलब होता है? रेडिकल का मतलब होता है कट्टर। आप समझिए, कट्टर। ऐसे अगर कोई कहे कि आप बहुत रेडिकल हो, इसका मतलब है कि आप अपने उसूलों को लेकर के बहुत ज्यादा सख्त हो, कट्टर हो, आप बदलाव नहीं करते, है ना। आप इसका ऑपोजिट क्या होगा? लिबरल। तो लिबरल ना होना यानी कि अपने उसूलों में, अपने जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाना। तो जब एक लिमिट में चीज़ें निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लग जाए, जैसे उसूलों के लिए पक्का होना, सख्त होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये निगेटिव पर्सपेक्टिव में डायरेक्शन में आगे बढ़ने लग जाए तो फिर वो रेडिकल का रूप ले लेता है। और इसमें ये पूरा आर्टिकल में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। बिकॉज ये जो रेडिकलाइजेशन है या ये जो रेडिकल माइंडसेट है, ये अभी वायलेंस को जन्म दे रहा है। इसकी वजह से अलग अलग जगह पे वायलेंस क्रिएट किए जा रहे हैं। तो आइए हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल में क्या कहा गया है? रीसेंट अरेस्ट ऑफ मल्टीपल सस्पेक्ट। आईएसआई के जो लोग हैं उसमें कई सारे लोगों को सस्पेक्टली अरेस्ट किया गया है। थ्रेड किस बात का है? थ्रेड इस बात का है कि भारत के कई जगहों पर, इवन ये भी कहा जा रहा है कि पैन इंडिया, पूरे भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर के केरला तक जो लोग हैं उनको, उनके माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, उनको परसुएड किया जा रहा है। एक जो रेडिकल माइंडसेट है उसको मतलब उनके अंदर डाला जा रहा है। तो एक क्या तरीका हो सकता है? एक तो ये है कि आप डायरेक्ट कहीं पर वायलेंस कीजिए, जैसे आतंकवादी लोग करते हैं, बम ब्लास्ट कर देना, ये कर देना, वो कर देना। दूसरा है इनडायरेक्ट मीन्स, कि आपको पता ही ना चले कि आपके देश में, आपके राज्य में क्या समस्याएं हो रही हैं, और वहाँ के जो यंग जनरेशन है, वहाँ के जो यूथ हैं, वो धीरे धीरे इस तरीके की चपेट में आ जाते हैं और उनको फिर वो लोग गुमराह करके और अपने गुट में शामिल करने में कामयाब हो जाते हैं। ओके, तो कई सारे इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं जहां पर ये बताया गया है कि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो ऑनलाइन ये फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू काफी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम दिया जा रहा है। और इस कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसको क्लियर किया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपको पता है एससीओ के बारे में? एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे देश में शामिल है, भारत, चाइना भी है। और शंघाई कहाँ पर है? शंघाई चाइना में ही है, राइट। तो ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। रशिया भी है इसमें। तो इस प्लेटफॉर्म पर अक्सर सिक्योरिटी को लेकर के बातचीत चलती रहती है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने भी इस प्लेटफॉर्म पर यह कहा कि रेडिकलाइजेशन जो है एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है किसी भी देश की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए। तो इन्होंने जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं जो एससीओ में शामिल हैं, उन देशों में जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है वो वहाँ की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए खतरनाक हो सकता है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो देखिए, एक तरफ आपको याद होगा लास्ट मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने टेररिस्ट को खत्म करने का, या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिज्म को खत्म करने की बात कही थी। तो उसी के इक्विवेलेंट हुआ ना ये रेडिकलाइजेशन की। अगर ये रेडिकल माइंडसेट या रेडिकलाइजेशन जो है वो अगर आपके समाज को खराब कर रहा है, यंग जनरेशन को गुमराह कर रहा है, तो ये भी उतना ही बड़ा खतरा है आपके देश के लिए। सो such response can broadly classify under the following heads: the de-radicalization, counter-radicalization, anti-radicalization और the disengagement। तो कई सारे इफेक्टिव रिस्पॉन्सेस को कंटिन्यू किया जा सकता है, फॉलो किया जा सकता है, सो दैट जो ये प्रॉब्लम्स हैं रेडिकलाइजेशन का उसको कर्ब किया जा सके। Okay, and the problem of this in India is well past its primary stage.
देखिए हर चीज़ का एक स्टेज होता है ना, जैसे आपने देखा कि कोई इससे कट्टरपंथी ही है तो उसमें भी एक स्टेज होता है। शुरू शुरू में लोग, अभी आप इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ेंगे, पॉलिटी में पढ़ेंगे, सारे टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से पढ़ना है। तो आप देखते हैं कि शुरू में जो फर्स्ट स्टेज होता है वो कैसा होता है कि लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, बट अपने धर्म की या अपने प्रिंसिपल्स की रिस्पेक्ट जो है वो सर्वोपरि रहती है। बट वो धीरे धीरे क्या होता है कि अपने रिलीजन को फॉलो करना, उसको रिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल होता है, बट सामने वाले का जो रिलीजन है उसको इग्नोर करना या उसको वहाँ पे वायलेंस क्रिएट करना, उनको अपने रिलीजन के लिए प्रेशराइज करना, कन्वर्ट करने के लिए, तो ये सब चीज़ें जब होने लग जाती हैं तो वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाता है। इस तरीके से स्टेजेस बढ़ते जाते हैं और जो इसका हार्म इफेक्ट है वो भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि भारत में जो स्टेज है रेडिकलाइजेशन का वो प्राइमरी स्टेज से आगे बढ़ चुका है, सेकेंड स्टेज पर जा चुका है भारत। इसीलिए अब बहुत ज़रूरी है कि इस पर कोई कानून लाया जाए एंड स्टेट की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे जो वायलेंस क्रिएट हो रहा है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, उसको प्रिवेंट किया जाए, जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको रोका जाए। It must be done by the state and the central government. It seems that these responses have come too late. तो आप जो भी, जैसे UAPA कानून लाया गया है या NIA को सख्त किया गया है, तो ये सब जो कानून लाए गए हैं वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा देरी से लाया गया और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अभी तक प्रॉपरली नहीं हो पाया है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि रेडिकलाइजेशन को लिमिट करने के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हैं उसको जल्द से जल्द लाना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन तैयार किया था नवंबर 2017 में। ये एकदम डाटा है, इसको प्रॉपर कहीं पर लिख लें, आप बिल्कुल कोट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऐसा सेटअप किया था। इट कैन बी गैदर फ्रॉम द लेटेस्ट डॉक्यूमेंट ऑन द वर्क एलोकेशन इन 2021 अवेलेबल ऑफ द मिनिस्ट्री वेबसाइट। मिनिस्ट्री वेबसाइट पर जाकर के देखा जा सकता है। इसका जो लार्जली फोकस है वो इसी चीज़ पर है कि काउंटर टेरर लॉ को कैसे यहाँ पे कंटिन्यू किया जाए, इन ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे मॉनिटर किया जाए, है ना, कहाँ से फंडिंग हो रही है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं। जिस तरीके से स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जमात इस्लामी, सनातन संस्था, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको ये मॉनिटर कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं कि कैसे इनसे वायलेंस ना क्रिएट होने पाए और इनको निगरानी में रखते हैं ये। तो ये सारे अभी तक काम हुए हैं, आगे और आवश्यकता है कि और अदर टास्क को फॉलो किया जाए, है ना, काउंटर रेडिकलाइजेशन जो अप्रोच है उसको लिया जाए, ठीक है। एंड द इंडियन स्टेट शुड डेवलप एंड इन्फोर्स द डी रेडिकलाइजेशन, काउंटर रेडिकलाइजेशन, ये सारे टर्मोलॉजीज हैं, आप इनको दिमाग में रख करके जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो वहाँ पे ऐसे टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं कि पैन इंडिया लेवल पर ऐसे स्ट्रेटजीज को फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो ऐसे रेडिकलाइजेशन या टेररिज्म को काउंटर करता है वो जाहिर तौर पर इट विल लीड टू रिड्यूस द वायलेंस इन द सोसाइटी, या जो डिवीजन हो रहा है सोसाइटी का वो उसको भी कम करेगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बातें हम यहाँ पे कुछ इन्होंने स्टेप्स भी बताए हैं कि क्या क्या होना चाहिए। द फर्स्ट इज स्टेम ऑफ द फ्लो ऑफ प्रोपेगेंडा अक्रॉस इंडियन बॉर्डर्स। तो इंडियन बॉर्डर्स में सबसे ज़्यादा निगरानी रखने की ज़रूरत है ना, बिकॉज वहीं से लोग घुसते हैं और फिर इस तरीके की आपराधिक गतिविधि को अंजाम देते हैं, तो वहाँ पर एक चेक पोस्ट होना चाहिए, निगरानी वहाँ पे कड़ी होनी चाहिए। दूसरा है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क है ना, वो बहुत ज़रूरी है, एक यूनिफॉर्म स्ट्रेटजी पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि जो रेडिकलाइजेशन को डील कर सके और डी रेडिकलाइजेशन वगैरह को डील कर सके। एंड थर्ड वन इज द अरेस्टेड एंड कन्विक्टेड इंडिविजुअल्स मस्ट नॉट ओनली बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड एज अ मेजर ऑफ डिटरेंस। तो जो लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं या जिन इंडिविजुअल्स को पकड़ा जाता है वहाँ से इंफॉर्मेशन निकलवाया जाए, राइट, और उनको पनिश किया जाए, ऐसे नॉर्मली ना छोड़ दिया जाए। तो इससे क्या होगा, और इसके बाद जो उनका रिट्रीब्यूशन है, मान लीजिए कुछ ऐसे यंग जनरेशन है, यंग पीपल हैं जो कि इसमें पाए गए, उनको ऐसा लगा कि उनको किसी आतंकवादी गुट ने अपने झांसे में कर लिया है, तो क्या उनको आप पनिश कर दीजिएगा? उनको पनिशमेंट के साथ साथ जो उनका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है उनको फिर से इमर्ज किया जाए, उनको उनके अंदर पेट्रियोटिक फीलिंग को लाया जाए, बिकॉज
ये सब कुछ मानसिक लड़ाई हो रही है, तो जहां पे मानसिक लड़ाई हो रही है वहां का सॉल्यूशन भी मानसिक रूप से होना चाहिए। चौथा है काउंटर रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटजीज इन्वॉल्विंग द रिहैबिलिटेशन, री एजुकेशन एंड री इंटीग्रेशन। तो एजुकेशन इंश्योर किया जाए उन लोगों का, है ना, ऐसी जो अलग अलग स्ट्रेटजीज है उनको लाया जाए। एंटी रेडिकलाइजेशन मेजर्स एम्ड एट द प्रिवेंशन ऑफ रेडिकलाइजेशन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। तो जो भी आप स्ट्रेटजीज लाते हैं उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपके स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनको कैसे इनकलकेट करना है लोगों के मन में, इंडिविजुअल्स के मन में, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है और यूथ को मिनिस्ट्री में लाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे इन्होंने कही है। इसके लिए एक्शन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें बाकी कही गई है, जो काम की बातें थी मैंने आपको बताई। और याद रखिएगा एसे राइटिंग वगैरह में बहुत काम आएगा ये आर्टिकल, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल टिल नाउ। तो इसको आप जो भी नोट करना चाहें अपनी कॉपी में नोट कर लें। क्या होने चाहिए अभी तक इन्होंने जो भी बताए हैं तरीके कि ये ऑप्शंस होना चाहिए। अभी तक जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का स्टेप रहा है वो आप लिख सकते हैं। खुद से भी सर्च करके जो भी रेडिकलाइजेशन के ऊपर स्टेप्स हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला आर्टिकल देखते हैं। ये न्यूज़ है G20 नेशंस के ऊपर क्लाइमेट चेंज का सीवियर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसा रिपोर्ट बताती है। ये रिपोर्ट किसकी है तो ध्यान रखिए, यूरो मेडिटेरेनियन सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज। कल भी हमने एक CEW का हमने एक रिपोर्ट देखा था जिसमें कि भारत के लेवल पर बताया गया था कि 27 राज्यों में क्लाइमेट चेंज का काफ़ी सीवियर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वैसे ही ये जो यूरो मेडिटेरियन सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज है ये G20 के ऊपर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को बता रहे हैं कि जो IPCC की रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली ये पता चला है, जो प्रोजेक्शंस आए हैं साइंटिफिक प्रोजेक्शन से बताते हैं कि G20 नेशंस जो हैं, यानी कि जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है G20 नेशंस का, जहाँ जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगला न्यूज़ है, ये चाइना और US से संबंधित है और इवन आप देखें साउथ ईस्ट एशिया से संबंधित है। कहा जा रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया आज के समय में एक बैटल ग्राउंड बन गया है US और चाइना के बीच में। ठीक है, तो अलग अलग इश्यूज हैं जो इमर्ज होते जा रहे हैं, चाहे वो वहाँ के ह्यूमन राइट्स का मुद्दा हो या फिर वो जो सी है साउथ चाइना सी है उसमें चाइना का इंक्रोचमेंट और उसके बाद US का उसमें इंटरफेयर करना, या फिर म्यांमार में जो अभी पॉलिटिकल डिसबैलेंस चल रहा है वहाँ पर डेमोक्रेसी को वापस से लेकर के आना, US का डायरेक्ट चैलेंज दिया जा रहा है चाइना को। ये सारे अभी बातचीत चल रही है और ऐसा लग रहा है कि जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे एक बैटल क्रिएट हो सकता है, एक बैटल ग्राउंड की तरह ये हो गया है आज के टर्म में, क्योंकि जो बिडेन है ये भी लगातार स्टेटमेंट देते जा रहे हैं। फिर आसियान है या फिर ऑस्ट्रेलिया है, ये सभी जो रीजनल ग्रुप्स हैं वहाँ पर भी इसको काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अगला न्यूज़ है, सऊदी अरबिया टू प्रोवाइड $4.2 बिलियन एड टू पाकिस्तान। आपको लगेगा ये न्यूज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को इकोनॉमिक हेल्प किया है $4.2 बिलियन से। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हमने कल ही के आर्टिकल में देखा था, एक सी राजा मोहन साहब का आर्टिकल था कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ रही हैं गल्फ कंट्रीज से और वेस्ट की कंट्रीज से। लेकिन ये जो न्यूज़ है ये हमें क्या बताता है कि कोई भी परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी नहीं होता IR में। सऊदी अरबिया ने हेल्प किया है पाकिस्तान को, इसका मतलब है कि फिर से एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा है। और वैसे भी सऊदी अरबिया का एक अच्छा रिलेशन है पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी, तो ये सब हम आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं कि कैसे इंडिया को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है अपने IR पॉलिसीज़ को लेकर के। अगला न्यूज़ है कि 10% जो लोग हैं वो हाफ ऑफ द ग्लोबल इनकम को ओन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वेरी मॉडरेट वेल्थ टैक्स कैन हेल्प बॉटम 50%। अगर वेल्थ टैक्स को कम कर दिया जाए, मॉडरेट कर दिया जाए तो जो नीचे के 50% लोग हैं उनका फायदा हो सकता है। तो जब भी आप इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात करें तो सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी आप ये कह सकते हैं कि 10% जो ऊपर वाले लोग हैं वो आधा का आधा इनकम ओन करते हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल है सुप्रीम कस्टोडियन, GS पेपर 2 में रखेंगे इसको, पॉलिटी गवर्नेंस में रखेंगे।
बहुत ही अभी चल रहा है। पेगासस से पूरा एक्सप्लेन्ड पेज भी आया हुआ है, आपका मन करे तो उसको आप पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया मूव लिया है पेगासस केस के ऊपर, और ये क्या एक मालवेयर है पेगासस, ठीक है। तो इसमें एक्सपर्ट कमेटी बनाने के लिए अपॉइंट करने के लिए कहा गया है, और इट्स रोल, जो सुप्रीम कोर्ट का रोल है जाहिर तौर पर वो क्या है, इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। और हर साल एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऐसे पूछते हैं, मतलब डायरेक्ट ना पूछ करके इनडायरेक्ट वे में आपसे थियोरेटिकली क्वेश्चन पूछेंगे प्रीलिम्स में, तो ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के ऊपर। तो 3 जज की बेंच बनी थी जिसको हेड करे थे CJI NV रमन्ना, और इन्होंने कहा कॉल्ड द लिमिटेड एफिडेविट। तो लिमिटेड एफिडेविट को सबमिट किया गया बाय द यूनियन गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट ने सबमिट किया था उसको रिस्पॉन्स करते हुए इन्होंने कहा दैट द टू पिटिशन दैट अली यूज द स्पाईवेयर फॉर सर्वेलेंस ऑफ प्राइवेट सिटीजन। तो प्राइवेट सिटीजन्स का के अगर आप इंफॉर्मेशन को निकाल रहे हैं, सर्वेलेंस में रख रहे हैं, दैट इज बैड, और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक्सपर्ट पैनल कमेटी बनाई जानी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्योंकि लोगों के प्राइवेसी को, राइट्स को प्रोटेक्ट करना सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट काम है। एंड citizens right to privacy judicial review when the executive invokes the national security and implications of the surveillance on free speech। तो सरकार क्या कहती है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो कहती है कि हम ऐसा कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें लोगों के इन्फॉर्मेशंस को जानना पड़ता है। लेकिन कोर्ट ने इसको सीधे तरीके से नकार दिया, कहा कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, और आप इसको ऐसे वॉयलेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आगे काफ़ी अभी विचार होने वाला है, पता लगाने वाले हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। तो राइट टू प्राइवेसी को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर रखने की कोशिश की है, इस आर्टिकल में ये बताया गया है। इसके अलावा इस पे और बहुत डिटेल डिस्कशन है, एक्सप्लेन पे भी पढ़ सकते हैं, आगे भी और आर्टिकल आएगा, विल डिस्कस दैट, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, इसमें अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, इसको देख लेंगे आप। तो थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे, थैंक्स अ लॉट। अपने सजेशंस दें, कमेंट ज़रूर करें, मैं चाहूँगी कि आप लोग जो भी आपको फील होता है आप अच्छे कमेंट्स लिखें। आपको सजेशन देना है तो आप सजेशन लिखें, यकीन मानिए मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ रही हूँ, और वेदर इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव, आई लाइक टू हैव द कमेंट्स कि हाँ आप बहुत ही कंसर्न हैं इस वीडियो को लेकर के या इस पूरे एनालिसिस को लेकर के। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जितना बेस्ट हो सके यहाँ पर लेके आएँ डेली, और जो मॉर्निंग का टाइम है उसको हम कंटिन्यू रख सकें। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग।